प्यारे दोस्तों, कल हमने आपको पार्ट 1 में एक वर्णमाला का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया था। तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको लगाया होगा, प्रैक्टिस सेट देखा होगा, नोटबुक में लिख ही लिया होगा सब लोगों ने। तो अब आगे वाला जो पार्ट पढ़ाएंगे उसमें हम आगे की चीज़ें जो बाकी बची हुई थी वो बताएंगे आपको। जैसे कि कल हमने वर्णमाला में आपको वर्णमाला की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वर्णमाला की डेफिनेशन पढ़ाई थी। उसमें थोड़ा रिवीजन कर दे रहे हैं आपको एक 20 सेकंड के लिए। वर्णमाला के हमने पार्ट बताए थे, डेफिनेशन, वर्ड की, ध्वनि की और स्वर, व्यंजन, अयोग वाक्य के बारे में नहीं बता पाए थे। आज अयोग वाक्य के बारे में बताएंगे। स्वर के बारे में बताया था, स्वर के बारे में बताया था हमने। एक आपको डेफिनेशन नहीं बता पाई थी। स्वर की डेफिनेशन होती है, जो स्वर होता है स्वर की डेफिनेशन होती है संस्कृत में। एक इसकी डेफिनेशन है, जब हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, जैसे कभी हम टेट या सी टेट में संस्कृत अपना सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, तो वहाँ पे हम जब संस्कृत पढ़ेंगे तो वहाँ एक डेफिनेशन संस्कृत की पूछी जाती है। तो वहाँ संस्कृत में एक डेफिनेशन है, स्वयं स्वराच्छता, मतलब जो स्वयं में स्वतंत्र हो, जो किसी का सहयोग से ना बने हो, जो किसी के अवरोध से ना कार्य करते हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो यही थी केवल इसकी डेफिनेशन। बाकी स्वर के बारे में हमने तुम्हें बता दिया था। और ह्रस्व स्वर के बारे में बताया था। ह्रस्व स्वर को एक मूल्य नाम से और जानते हैं। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। स्वर में हमने बताया था, स्वर के 3 हमने आपको भाग बताए हुए थे स्वर के। उसमें एक ह्रस्व स्वर बताया था, ह्रस्व स्वर बताया था, इसको लघु स्वर भी बोला था और इसको मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं इसको? मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब ही होता है जड़। जड़ होता है। जो शुरू के हमने आपको ह्रस्व स्वर में बताए थे, 4 ह्रस्व स्वर बताए थे आपको हमने, देखना वीडियो में, आ, ई, उ और री। यही है मूल स्वर। इन्हीं से बाकी स्वरों का भी निर्माण हुआ है। वो कैसे हुआ है वो हम आपको तोड़ के बताएंगे इन चीजों के बारे में। तो इनको मूल स्वर भी कहते हैं। मूल माने होता है जड़। ये स्वरों की जड़ है, 4 अक्षर। इनके बिना किसी भी स्वर का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे कि ये बड़ा आ लिखा हुआ है, अगर इसका निर्माण हुआ है तो इसमें ये मूल स्वर का जरूर एक बहुत बड़ा अहम रोल है। जैसे हमने आ है, आ कैसे बनेगा? छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाता है? बड़ा। इन सारी चीजों की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम संधि विच्छेद करेंगे, वहां हमें जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा आ बड़ा आ, तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। ई का भी निर्माण ऐसे ही होगा, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, या ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या होगा? बड़ी ई होगा। ऊ का भी ऐसे ही निर्माण होगा, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, या ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या होगा? बड़ा ऊ। इनका भी निर्माण ऐसे ही होगा। तो इनके बिना, मूल स्वर के बिना किसी भी मूल स्वर के बिना किसी भी दीर्घ स्वर का निर्माण नहीं हो सकता है, या संयुक्त स्वर का निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने कल आपको संयुक्त स्वरों के बारे में बताया था। उसमें हमने आपको बताया था, अगर हम इसका निर्माण करेंगे तब भी आ रहा था, ई आ रहा था, तब ए हो रहा था। तो ये हमारा मूल स्वर आ गया। बिना मूल स्वर के इसका भी निर्माण नामुमकिन है। तो अगले हम ये सारी चीजें कल आपको नहीं बता पाएंगे, तो ये चीजें सारी नोट कर लेना और समझ लेना। नोट करो या ना करो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इन सारी चीजों की बहुत आवश्यकता होगी। कल इसी में ह्रस्व, दीर्घ और एक प्लुप्त स्वर था। प्लुप्त स्वर के बारे में नहीं बता पाए थे, प्लुप्त स्वर के बारे में हम बताएंगे। प्लुप्त स्वर क्या होता है? प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर ये बहुत ही सरल चीज है। केवल हम देखेंगे इसको और ऑब्जेक्टिव में जो हमारा आंसर मिलेगा उसमें ये आपको एक साइन होगा, वो पक्का दिखाई देगा। प्लुप्त स्वर का मतलब होता है, प्लुप्त का मतलब ही होता है अपने आप में 3 गुना। 3 गुना ये संबोधन के चिन्ह में काम आता है। जैसे कि
आपने कहीं लिखा देखा होगा ओम, ओम लिखा देखा होगा, ऐसे ओम लिखा देखा होगा। तो जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये इंडिकेट अपने आप में कर रहा है ये 3 गुना है। क्योंकि 3 गुना है, जब हम ओम बोलेंगे तो और सारे शब्दों के अकॉर्डिंग 3 गुना ज्यादा तेज आवाज में इसको बोलेंगे। जैसे हम बोल के बताते हैं ओम, तो और 4 चीजों से इसको ज्यादा 3 गुना आवाज में बोलेंगे। जैसे कि संबोधन चिन्ह के करेंगे, जैसे हमने लिखा अरे, ऐसे भी आपको मिल सकता है अरे, इधर आओ। तो जब हम किसी को बुलाएंगे तो अरे लिखा हुआ है संबोधन, तो वहां कहीं ना कहीं हम 3 गुनी आवाज ज्यादा यूज करेंगे इधर आओ के अपेक्षा। कोई व्यक्ति हमसे दूर खड़ा हुआ है, उसको हम बुलाएंगे तो वहां पर हम आवाज अरे में 3 गुना इसके इधर आओ से ज्यादा लगाएंगे। तो ये प्लुप्सुर हो गया, कुछ नहीं होता है इसमें, केवल आपको ज्यादातर यही चीज देखने को मिलेगी, संबोधन में ना मिले। लेकिन आपको ये वाला साइन देखना है, बस ये वाला साइन, ये साइन जरूर प्रयोग किया गया होगा और आप वहां पर अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, हम अयोग वाक्य के बारे में बात करते हैं। वर्णमाला में हमने आपको 52 अक्षर बताए हुए थे, 52 वर्ड बताए हुए थे वर्णमाला में। वो 52 वर्ड कैसे होते हैं, ये आपको पूरे 52 वर्ड करके बताना है हमको, क्यों 52 वर्ड होते हैं। ये यहीं पे अयोग वाक्य की बात कर लेते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं आज। अयोग वाक्य जो कल हम आपको बता रहे थे, ये चीज, इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये दोनों जो वर्ण हैं, ये वर्णमाला का तो भाग हैं। वर्णमाला में अक्षरों की गिनती होती है, लेकिन इनकी गिनती ना ही स्वर में होती है ना ही व्यंजनों में होती है। वो क्यों नहीं होती है? अयोग वाक्य क्या है? बहुत सारे लोग इसकी डेफिनेशन नहीं जानते होंगे। जैसे ये अयोग वाक्य लिखा हुआ है, आ का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज के आगे हम आ लगा देते हैं तो वहां पर वो नकारात्मक हो जाता है। आ का मतलब होता है नहीं, और योग का मतलब होता है जुड़ना, और वहा का मतलब होता है प्रभाव या चलना। ठीक है, जो किसी के साथ जुड़कर ना चले उनको क्या कहते हैं? अयोग भाव। जो किसी के साथ जुड़कर ना चले, ना ही ये स्वर के साथ जुड़ के चलते हैं ना व्यंजनों के साथ जुड़ के चलते हैं, तो इन्हें अयोग भाव बोल दिया गया है। और इनकी वर्णमाला के 52 अक्षरों में गिनती होती है। ठीक है, ये तो थे अयोग भाव। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, निम्नलिखित में से अयोग भाव वर्ण हैं, तो आपको ऑप्शन ऐसे मिलेगा, का मिलेगा, गा मिलेगा, आ मिलेगा, और ये विसर्ग वाला मिलेगा। तो आपको किस पर टिक करना है? विसर्ग वाले पे टिक करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम व्यंजनों की। कल हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं, तो आपको उसकी संख्या 44 लगानी है। क्यों 44 लगानी है? स्वर हमने आपको बताए थे 11 और व्यंजन बताए थे हमने आपको 33। तो ये 33 और 11 कितने हो गए? 44 हो गया। ठीक है, अब हमें करना है 52। बाकी कहाँ गए सारे? वो कहाँ है वो हम आपको भी बताते हैं। इसमें हमने आपको एक चीज बताई थी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जब हमारे संयुक्त स्वर हो सकते हैं, संयुक्त का हमने मतलब आपको बता दिया था, किसी के साथ जुड़कर एक नया रूप तैयार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। वो कौन से थे संयुक्त? हमारा ये था, इनको हमने आपको तोड़ के बता दिया था, इसका भी निर्माण आपको बता दिया था, का प्लस का से होता है। ये क्वेश्चन मिलते हैं आपको,
ता प्लस रा से होता है, इसका निर्माण होता है जा प्लस यहाँ से होता है, और इसका निर्माण होता है सा प्लस रा से होता है। ठीक, 4 ये हो गए, तो कितने हो गए हमारे 48 हो गए। 2 अयोगवा हमने आपको भी बताए थे, तो 2 अयोगवा हो गए, तो ये कितने हो गए पूरे 50 अक्षर हो गए। अब 2 अक्षर बच रहे हैं, 2 अक्षर बच रहे हैं, वो 2 अक्षर कहां से आएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। आपने सुना होगा उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण, इनकी भी संख्या 2 होती है। वो कौन से होते हैं उच्छिप्त वर्ण? एक हमारा उच्छिप्त वर्ण होता है ये, और एक होता है ये उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं। इनका प्रयोग कैसे क्वेश्चन में किया जाता है? या तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट निम्नलिखित में से उच्छिप्त वर्ण हैं, तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे लिखे हुए, तो आप टिक कर ही देंगे, वरना क्वेश्चन इनका ऐसे बनता है। ऑप्शन होगा खाना, बनाना, पकाना, या फिर होगा पढ़ाई। तो आप किस पर टिक करेंगे? पढ़ाई पे करेंगे, क्योंकि यहाँ उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप इसको टिक करेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 50 ही हमारे पहले हो ही चुके थे, 44 स्वर व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवा और 2 हमारे ये हो गए उच्छिप्त वर्ण। तो कितनी टोटल संख्या हो गई? 52, 52 हो गए। यानी हमारी वर्णमाला के 52 अक्षरों का हमको ज्ञान हो गया। तो ये 52 अक्षर कैसे आए? ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं व्यंजनों में। आपने वो सारी चीज हिंदी में पढ़ी होंगी, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, कंठ, मूल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा। हमने आपको स्पर्श व्यंजनों के बारे में बताया था। तो हमने आपको स्पर्श व्यंजन बताए हुए थे। स्पर्श व्यंजन कहां से बताए थे? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं जो हमारे का से लेके मां तक। इनमें वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है 5 5 5 5 में। पहला वर्ग कौन सा होता है? हमारा का वर्ग होता है। दूसरा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग को कंठ बोलते हैं, चा को तालु बोलते हैं, टा वर्ग को मूर्धा बोलते हैं, ता को दंतक बोलते हैं, पा को ओष्ठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंतक क्यों बोलते हैं? इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको बोर्ड की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद में स्वयं बोल के देखिए, आप बिल्कुल सही करके आएंगे। जैसे का है, खा है, गा है और घा है, इसको आप बोल के देखिए। कंठ कहाँ होता है हमारे गले में? ये देखिए, ये चीज होती है, इसको बायोलॉजी में एडम एप्पल बोलते हैं और इसको हिंदी में कंठ बोलते हैं। तो जब हम का की ध्वनि बोलेंगे तो देखना यहीं से ये ध्वनि का निर्माण होगा, यहीं से ये ध्वनि उत्पन्न होगी। बोल के देखिए आप का, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बोल के देखेंगे, आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो यहाँ से आपको महसूस होगी। तो इसको का वर्ग बोल दिया है। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा ये आते हैं। चा वर्ग होता है तालु। तालु क्या होती है? हमारी जीभ है। जीभ जब हम बोलेंगे च बोलेंगे तो हमारे जीभ का जो हिस्सा है वो ऊपर कहीं ना कहीं टच हो रहा है। देखो तालु पर टच हो रहा है, दांत के ऊपर वाला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं वहां टच हो रहा है। देखो हम चा बोलेंगे, छा बोलेंगे, जा बोलेंगे, झा बोलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जीभ ऊपर टच हो रही है तालु पे, तो उसको तालु चावर बोल दिया है, तो उसको तालु का नाम दे दिया गया है। चा, छा, जा ये इसके अंतर्गत आएंगे। टावर, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे खुरदरा पार्ट है, आप जीभ से टच करके देखिए। जब हम टा बोलेंगे, ठा बोलेंगे, डा बोलेंगे, तो जो हमारी जीभ है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले खुरदरे हिस्से पे आगे वाला हिस्सा हमारा टच हो रहा है मूर्धा पे, उसको मूर्धा बोलते हैं। तो इसको बोल दिया टावर। टावर होता है जब ता, था, धा, धा बोलेंगे तो हमारी जीभ है वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों से टच हो रही है, तो उसको दंतक बोल दिया गया। पावर है उष्ट। जैसे पा, पा, बा, बा जब हम बोलेंगे तो हमारे दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं,
जैसे हम पा बोलने की कोशिश करेंगे, आप एक नीचे वाला होठ पकड़ लीजिए और पा बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे। जब तक दोनों होठों का मिलन नहीं होगा तब तक आप पा फा वा मा नहीं बोल सकते। तो इसको ओष्ठ नाम दे दिया गया है। अब बात करेंगे हम इनकी, ये जो 5 अक्षर लास्ट के हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नासिक इनको क्या बोलते हैं? इनको पंचमाक्षर बोलते हैं, नासिक बोलते हैं, अनुनासिक भी बोल देते हैं इनको, अनुनासिक भी बोल देते हैं इनको। तो अनुनासिक, नासिक और पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं? पंचमाक्षर इसलिए बोलते हैं कि ये वर्ग के 5वां अक्षर है, तो इनको पंचमाक्षर बोल दिया गया। नासिक वर्ण और अनुनासिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो मुख की ध्वनि है या हवा है वो नाक के द्वारा निकलती है। जैसे हम बोलेंगे ना ना, ये नाक की ध्वनि के सपोर्ट से बोले जा रहा है, तो इनको अनुनासिक या नासिक वर्ण बोल दिया गया है। समझ में आ रहा है आपको? ये सारी चीजें नोट कर लेना। इसमें अभी बहुत सारी चीज बाकी है और भी सारी चीजें, जैसे हमारे स्वर भी आते हैं और बाकी सारी चीजें भी हैं, वो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे और वो अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आपके पास आएगा। तब तक के लिए इन सारी चीजों को नोट कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के निकालिए। हमने आपको अभी यहीं पे कम से कम 9-10 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। एक तो चार यहीं से पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में का वर्ग या कंठ तालु के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, तो उसमें से आपको ऑप्शन चारों में से एक होगा। इसमें से तालु से पूछ लिया गया तो इसमें से एक ऑप्शन होगा, मूर्धा का होगा। बहुत सारी चीजें नासिक अनुनासिक के बारे में बता दिया, स्पर्श के वहां बता दिया, आपका योग भाग 9-10 क्वेश्चन बता दिए हैं। आप इन सारी चीजों को नोट कीजिए। जब हम पूरी ये व्याकरण खत्म कर देंगे उसके बाद आपका टेस्ट लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।